बैक टू मेडिकल की पढ़ाई। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। आई एम अंकिता बर्नवाल, करेंटली अ 4th ईयर BM स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं इस ईयर ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। आई होप नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं हो, क्योंकि मेरे पेपर्स वगैरह चल रहे थे तो मुझे ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो सो सॉरी फॉर डैट। एंड द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, आपने थंबनेल भी देखा है। तो ये वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग गुरुकुल। 1 मंथ पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि 1 मंथ तक मैं कोई भी वीडियोज़ या फिर कोई भी शॉर्ट्स पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो इसका रीज़न ये था, मैं 1 मंथ के लिए गुरुकुल गई थी। गुरुकुल मेरे लिए बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था एंड मैं इसको लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकती। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। गुरुकुल, आपने जब वर्ड सुना गुरुकुल तो आपके माइंड में एंशिएंट कल्चर और एंशिएंट ट्रेडिशन की बातें याद आई होगी कि उस टाइम पे कैसे कोई स्टूडेंट और कोई शिष्य गुरु के पास पढ़ने जाता था, लाइक शिक्षा ग्रहण करने। कुछ 8 to 20 ईयर्स वो रहते थे वहाँ पे, पेरेंट्स से दूर, पेरेंट्स से नहीं मिलना, सिर्फ उनको वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना होता था एंड वो वापस आते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी क्या एक्सपीरियंस थी, उसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है और मैंने वहाँ पे क्या क्या सीखा। तो मैंने कुछ 9 और 10 पॉइंट्स निकाले हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं करूँ एंड आपको भी समझने में एंड मुझे भी बताने में ईजी रहे। सो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंट और प्लेस के बारे में। तो अगर प्लेस में देखें तो जो जहाँ मैं गई थी वो ग्राम गौरव प्रतिष्ठान एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ पुणे से 1 और 1.5 आवर्स लगते जाने में, जो खड़द और सासवड़ रीजन में। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन सही हो, खड़द, क्योंकि यहाँ की जो ड़ा है वो मेरे से नहीं बोला जाता, तो आप समझ लेना। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, ग्रीनरी एंड ऑल, पॉल्यूशन से दूर, आपकी जो भी भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, रश लाइफ होती है, क्राउडेड लाइफ से दूर, बहुत ही अच्छी जगह है। प्लस यहाँ के जो भी अरेंजमेंट्स थे, जिन्होंने भी कंडक्ट किया था, जो भी ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, मतलब सब इजीली स्मूथली चल रहा था। ये दूसरा है इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छी थी, सारी ग्रीनरी एंड ऑल, एंड एक रूफ के नीचे इतना सारा ज्ञान प्राप्त करना, ये बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आपकी जो भी डिजिटल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, उससे दूर। अगर कोई मुझे 1 महीने पहले आके बोलता कि आपको ऐसी जगह जाना है एंड आपकी जो भी डिजिटल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, उन सब से दूर आपको इतनी सारी स्टडी करनी है, तो मैं इमेजिन नहीं कर पाती। बट अभी मैंने वो फील किया है, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ ये हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनॉग्रेशन के बारे में। ये जो गुरुकुल है वो 2009 से स्टार्ट है इन रिगार्ड्स टू वैद्य माधव वासुदेव कोल्हटकर सर। इनके अनटाइमली डेथ के बाद इनके जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने गुरुकुल प्रतिष्ठान वो स्टार्ट किया, ताकि जो भी आयुर्वेद के रूट्स हैं अमंग स्टूडेंट में स्ट्रेंथन हो सके। इसके पहले जो भी आयुर्वेद है वो एक फैमिली ट्रेडिशन था, तो हम एक रीज़न ये भी बोल सकते हैं कि आयुर्वेद इतनी जल्दी स्प्रेड क्यों नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर पैथी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि कोई भी वैद्य है, लाइक जो फादर है, वो सिर्फ अपने सन या फिर डॉटर को ही सिखाते थे आयुर्वेद। उनके बाहर, मतलब उन घर के बाहर आयुर्वेद नहीं जाता था। तभी एक आयुर्वेद आप बोल सकते हो कि एक लिमिटेड लोगों के अंडर ही था। लेकिन ये जो सर है वैद्य कोल्हटकर सर, ये एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आयुर्वेद को सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया एंड कैपेबल स्टूडेंट भी आयुर्वेद सीख सकते हैं। तो इन्होंने ये स्टेप लिया एंड तब से ही इनके डेथ के बाद ही गुरुकुल प्रतिष्ठान स्टार्ट हुआ, जो मैंने बताया 2009 से स्टार्ट है। अगर आपको इन वैद्य के बारे में और भी जानना है तो एक वीडियो है, आप वो देख सकते हो, या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। मुझे भी 2 साल पहले पता चला व्हाट इज़ गुरुकुल। मैंने इस पर रिसर्च वगैरह नहीं की थी, फिर सडन आया कि जाना है, फॉर्म वगैरह भरा और मैं गई। ओके, और आता है फिर गुरुकुल के बारे में कि गुरुकुल में हम क्या सीखते हैं। तो हम यहाँ पे त्रयों संहिता, जो 3 संहिता है हमारी, अष्टांग, हृदय, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, यहाँ पे अध्ययन हमें सिखाया जाता है कि हमें इसके कैसे पढ़ना है और हम अपने लाइफ में इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आयुर्वेद पढ़ने के लिए 3 चीज़ें होती है कोई भी मूल संहिता पढ़ने के लिए: पाठांतर, अनुबोध और अनुष्ठान। पाठांतर का मतलब होता है लर्न, जिसको हम बाय हार्ट लर्न करते हैं, जो भी श्लोक होते हैं। उसके बाद आता है अनुबोध, मतलब हम उसमें उसकी मीनिंग समझते हैं। और अनुष्ठान का मतलब है कि हम अपने लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों हमें वहाँ सिखाया जाता है। और इसका एक और मोटिव है कि अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि स्टूडेंट आते हैं आयुर्वेद कोर्स में एंड वहाँ पे सारे वर्ड्स नहीं होते उनके लिए, तो उनको बहुत ही अजीब लगता है, प्लस समझने में बहुत ही टाइम लगता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो वॉमिट, तो वॉमिट बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको समझता है। लेकिन आयुर्वेद में आने के बाद उसको हम छर्दी या फिर वमथु बोलते हैं।
तो ये आयुर्वेदिक स्टूडेंट जो भी होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड जाता है। तो इसके लिए भी है ये गुरुकुल, ताकि जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी आयुर्वेद स्टूडेंट होते हैं, उनको ओरिजिनल कोड ऑफ लाइब्रेरी होती है, मूल संहिता से हम उनको परिचय करा सके, कैसे हमें उसे रीड करना है, कैसे हमें बाई सेल्फ उसे रीड करना है, और जब हेल्प लगे तो हम वैद्य की हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड मैं बोलना चाहूँगी कि जो आयुर्वेद होता है वो आयुर्वेद होता है, ना कि आयुर्वेदा। अगर आप उसको हिंदी में लिखते हो तो आयुर्वेद हो। इनफैक्ट मैं भी पहले आयुर्वेदा बोलती थी, बट इट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, तो आपको आयुर्वेद बोलना है, तो आगे से आप ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और हम बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होते हैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो भी ज्ञान होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं सोच सकते। इनफैक्ट मैं भी पढ़ती थी, बट गुरुकुल से आने के बाद मुझे पता चला कि संहिता पढ़ने से हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोच सकते हैं, हम एक लाइन में नहीं सोच सकते, क्योंकि एक श्लोक के बहुत अलग अलग तरह के मीनिंग होते हैं। हर वक्त आप न्यू संहिता पढ़ोगे, न्यू बार पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ अलग सीखा। तो ये गुरुकुल ये भी हमें अवगत कराता है कि हम कैसे मूल संहिता को पढ़ सकते हैं और हम सीख सकते हैं उससे। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर ईजी एंड स्मूथ मेथड होता है। एक गूगल फॉर्म आता है, उसको फिलअप करना होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ की डेट आते हैं, एंड इंटरव्यूज़ की डेट आने के बाद वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया देन आपको मैसेज आता है, एंड वहाँ पे आप जाते हो गुरुकुल में सीखने को, एंड वहाँ पे स्टे एंड फूड, अकोमोडेशन एंड फूड का चार्जेस होते हैं, एंड जो भी पढ़ाई होती है उनके चार्जेस नहीं होते। तो ये है सिलेक्शन का प्रोसीजर। सो नेक्स्ट इज़ माई नॉर्मल रूटीन। वहाँ की मेरी नॉर्मल दिनचर्या क्या थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुबह 5 बजे उठती थी। जैसे कि आयुर्वेद में अगर आप आयुर्वेद स्टूडेंट, तो आपको पता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम वहाँ 5 बजे उठते थे। उसके बाद 5:30 to 6:30 हम पाठांतर करते थे। जैसे कि मैंने बोला, श्लोक हम पढ़ते थे, लर्न करते थे। उसके बाद कुछ 45 मिनट्स और हाफ एन आवर की योग होते थे, एंड उसके बाद बाथ एंड ऑल फ्रेशन अप होते थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट होती थी, एंड 8 to 12:30 और 1 हम टीचिंग सेशन हमारे होते थे 2 शिफ्ट में, बीच में एक ब्रेक होता था। उसके बाद हम लंच करते थे जिसमें 1 आवर का ब्रेक था, एंड फिर 2 to 4:30 और 5 अराउंड हमारी नेक्स्ट टीचिंग सेशन होती थी 2, एंड उसके बीच में भी एक टी ब्रेक होता था। तो ये नॉर्मल रूटीन थी। उसके बाद जो शाम में हम टीका वाचन करते थे। अगर आपने अभी संहिता थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि संहिता मतलब एक श्लोक है, उसके नीचे जो भी कमेंटेटर होते हैं वो अपने व्यूज़ बताए होते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग बताए होते हैं, तो हमें वो रीड करना होता था, और हमें कैसे रीड करना है श्लोक वो उस समय हम करते थे। तो वो सब स्टूडेंट को ही करना होता था। बस जो भी टीचर्स होते, जो भी वैद्य होते, वो हमें गाइड करते कि कैसे हमें उच्चारण करना है प्रॉपर, वो सिखाते थे। उसके बाद शाम में अराउंड 6 to 7 आप बोल सकते हो, गेम्स होते थे जिसमें हम मूड लाइटिंग कोई भी गेम खेल सकते हैं, बातें बातें करते हैं, वो होता है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होती है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा आयुर्वेद में कि हमें जल्दी डिनर करना चाहिए, हमें ज़्यादा लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे हम यू कांट बिलीव कि हम वहाँ पे 7 to 8 तक हम डिनर कर लेते थे, जो इनफैक्ट मैं नहीं करती हूँ। एंड वहाँ पे यहाँ पे टाइम भी नहीं मिलता है करने का, इतनी बिजी लाइफ होती है। तो वहाँ पे 7 से 8 तक डिनर हो जाता था, और फिर 8 to 9:30 अराउंड अनौपचारिक चर्चा, मतलब इनफॉर्मल डिस्कशन, जिसमें जो भी वैद्य आते थे वो हमें सिखाते थे, एक्सपीरियंस बताते थे अपने कि उन्होंने क्या केसेस ट्रीट किए हैं, क्या नया सीखा, जो भी हमारे जो भी डाउट्स थे वो हम उनसे पूछते थे, वो हमें सॉल्व करते थे, और मस्ती वगैरह होती थी। तो ये मेरी थी नॉर्मल दिनचर्या। तो नेक्स्ट इज़ है संहिता अध्ययन। तो जैसे कि मैंने आपको संहिता अध्ययन का तो पहले ही बताया था। इस गुरुकुल में हमने संहिता का अध्ययन किया अष्टांग हृदय, जिसमें 4 स्थान लिया गया था: सूत्र स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान और शारीर स्थान। मेरा जो फर्स्ट डे था वो इस तरह से कुछ स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डे में यज्ञ हुआ। वो यज्ञ का जो मेंशन है वो सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 2nd अध्याय में है। शिष्य उपनयन अध्याय का नाम है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हो उस यज्ञ के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया, तिल और मिश्री। तो तिल है जो मेध्या कर्म करता है, मिश्री दीपन करता है। तो आयुर्वेद वहाँ से स्टार्ट था, तो ये मुझे देखिए बहुत ही अच्छा लगा उनका कॉन्सेप्ट। उसके बाद
1 और 1.5 डे अनअध्ययन डे था, मतलब जिस दिन हमें कुछ भी स्टडी नहीं करना था, तो उस दिन हमने समीर पन्नग भट्टी देखी, गेम्स वगैरह खेले, वनस्पति दर्शन किया, अलग अलग प्लांट्स के बारे में जाना। सो इट्स अ न्यू फॉर मी। सो नेक्स्ट, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं तब से वेट करी थी कि ये पॉइंट कब आएगा, ये मेरा पर्सनली फेवरेट पॉइंट है। सो पहला इसमें माइंडसेट। गुरुकुल से जाने के पहले जो भी मैं आयुर्वेद के लिए फील करती थी या फिर जो जैसे भी मैं सोचती थी आयुर्वेद के लिए, गुरुकुल से आने के बाद मेरी माइंडसेट पूरी चेंज हो चुकी है। आने वाली वीडियोस में आई होप मैं आपको बता सकूं एंड इसके बारे में शेयर कर सकूं जो भी मैंने सीखा वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ वैद्य। इतने सारे रिनोव्ड वैद्य से मिलने का मौका मिला, उनसे ज्ञान हासिल करने का मौका मिला। ऊपर से जो भी वो केसेस बता रहे थे, उनका क्या एक्सपीरियंस है आयुर्वेद फील्ड में, उन्होंने कैसे कोई भी प्रॉब्लम्स जो भी आयुर्वेद में आते हैं उनको उन्होंने कैसे टैकल किया, प्लस केसेस को कैसे वो डील करते हैं वो हमने सीखा। प्लस उन्होंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस दिखाए लाइक वीडियोस और फोटोज़ वगैरह। एक वीडियो देखा था मैंने, वातज गुल्म का था। प्रॉपर जो होता नहीं है वात का, मतलब हवा का जो गोला होता है वो आमाशय में ऐसे मूव कर रहा था, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। वातज गुल्म के उतने पेशेंट नहीं मिलते, तो मैंने वहाँ पे वीडियो में देखा। प्लस और भी फ़ोटोज़ थे, बहुत सारे कुष्ठ के मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ देखे जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वैसे भी कुष्ठ के टाइप्स होते हैं और उसको हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो सीखा हमने। उसके बाद हमने ये सीखा कि हम कोई भी कल्प की स्टडी कैसे कर सकते हैं, कोई द्रव्य हम कैसे पढ़ सकते हैं, और हम थरली संहिता की स्टडी, उसकी जो अध्ययन है वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने बंध देखा। आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में देखोगे लास्ट के चैप्टर्स में बंध का बताया गया है, बंध के बारे में, जो कि पर्सनली मैंने भी नहीं पढ़ा था कभी फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पे मैंने सीखा बंध में। फिर सर आए थे, उन्होंने सिखाया कि हम कैसे बंध बांधते हैं। तो उन्होंने एक दो स्वस्तिक बंध बताया था कैसे बांधते हैं हम स्वस्तिक बंध में। जैसे कि अगर लिगामेंट टेयर वगैरह होता है तो हम बंध बांध के उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी मैंने वहाँ पे जाना। सो नेक्स्ट इज़ व्याधि। हम व्याधि की स्टडी कैसे कर सकते हैं और हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से व्याधि को कैसे सोच सकते हैं, कैसे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये भी मैंने वहाँ पे सीखा। फिर आता सर्जरी के बारे में। मुझे पता नहीं था, मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो कि आयुर्वेद में सर्जरी अलाउड कर दी गई, आप कर सकते हो। बट अगर आप संहिता का अध्ययन करोगे तो आपको अष्टांग हृदय शारीर स्थान सेकेंड चैप्टर 31 श्लोक नंबर है, उससे आपको पता चलेगा कि सर्जरी पहले से ही इंक्लूड है संहिता में। जो लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में सर्जरी इंक्लूड नहीं है, उनको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, पहले उनको अध्ययन करना चाहिए फिर बोलना चाहिए। हम इस स्टेज तक आने नहीं देते कि सर्जरी की नौबत आए। एंड प्लीज़ नो हेट कमेंट फॉर MBBS और एलोपैथी। हम यहाँ पे आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो हम इस पर बात करते हैं, उस पर कोई हेट कमेंट नहीं है। उसके बाद आता है श्लोक की इम्पॉर्टेंट। तो श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं भी श्लोक नहीं याद करती थी, बट वहाँ से आने के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे श्लोक याद हो जाए। फिर मुझे एक नया कॉन्सेप्ट पता चला नाड़ी पट्टी के बारे में, जो केरल का ट्रेडिशन है। ऐसे बोलते हैं लोग कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उस टाइम पे एक रिटन फॉर्म में कुछ रहता है एंड उसमें हमारी जो भी फ्यूचर होते हैं वो पता होता है। मतलब हम जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में ये अच्छा होने वाला है, ये बुरा होने वाला है। तो ये मुझे वहाँ पे पता चला। उतने अच्छे से तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक उस पर रिसर्च नहीं करी। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप रिसर्च उस पर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुझे ग्रंथ से प्रेम हुआ वहाँ जाके। मैं ग्रंथ बोलूँ तो मैं नहीं पढ़ती थी सीरियसली, सर बोलते थे पढ़ने को, बट हाँ मैंने थोड़े पढ़े हो गए। बट वहाँ पे मैंने पूरी ग्रंथ से स्टडी करी, सर ने सिखाया। तो आगे भी मैं ये जारी रखूँगी कि मैं ग्रंथ से जुड़ी रहूँ और मैं ग्रंथ से ही स्टडी करूँ, ना कि टेक्स्ट बुक से। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें मॉडर्न टर्म्स पे नहीं जाना है। जैसे कि अगर हम प्रमेय की चिकित्सा करें तो हमें प्रमेय का हेतु ढूंढना है। हम डायबिटीज़ बोल के प्रमेय की चिकित्सा नहीं दे सकते। हमें जिस चीज़ का हमें निदान करना है उसकी पहले हमें हेतु ढूंढना है, फिर हम उसकी चिकित्सा करनी है। तो ये ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से आने के बाद मैं ये अपने लाइफ टाइम में याद रखूँगी कि हमें कभी भी मॉडर्न टर्म्स से उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। जिस चीज़ का हमें हेतु मिला है उसी चीज़ से हमें चिकित्सा करनी है। सो नेक्स्ट इज़ अबाउट पीपल। फर्स्ट टाइम मुझे महाराष्ट्र में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ। वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, इतने केयरिंग थे। जब मैं स्टार्टिंग में गुरुकुल में गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कैसे मैनेज होगा, मैं इन लोगों के साथ कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि सारे मराठी बच्चे एंड
और ऊपर से मैं फ्रेंड बनाने में बहुत ही बुरी हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है फ्रेंड बनाने में। मैं ये नहीं कि 1-2 दिन में ही मैं स्टार्ट हो जाऊँ बात करना, तो मुझे बहुत टाइम लगता है। तो ये भी मुझे डर था कि मैं कैसे उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगी, बट वहाँ के बच्चे इतने अच्छे थे कि वो खुद इनिशिएट कर रहे थे, मैं भी थोड़ी बहुत कर रही थी। तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए गुरुकुल में 1 मंथ में, जो कि मैं कभी बना नहीं सकती थी सीरियसली। सो थैंक्स टू ऑल माई गुरुकुल बैचमेट्स, आई लव ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स टू यू मेरे से बात करने के लिए एंड मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे अभी गुरुकुल के हैं एंड बहुत ही जल्दी हमारी बॉन्डिंग हो गई। सो ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। सो द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, थैंक्स टू माई सर। क्योंकि उन्होंने ही मुझे फ़ोर्स किया, फॉर्म भरो, देन मैंने फॉर्म भरा, फिर उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया इंटरव्यू के लिए जाओ, देन मैं इंटरव्यू के लिए गई, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर भी मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं जा रही थी गुरुकुल, देन उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया जाना है, देन मैं गई। सो थैंक्स टू माई सर, इफ़ आई वोंट आई रिग्रेट इट फॉर लाइफ टाइम लिटरली। तो सीरियसली थैंक्स टू माई सर कि उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया और मैं गई गुरुकुल। इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी। आई होप मैंने अपनी एक्सपीरियंस अच्छे से आपको शेयर किया एंड आपको मज़ा आया हो मेरी एक्सपीरियंस सुनने में। एंड इफ़ एनी वैदे इज़ वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ आई सेड समथिंग रॉन्ग देन आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड देन लेट्स एंड द video here and please subscribe to my channel, share to all your medico and non medico friends ताकि उनको भी पता चले what is Ayurved and what is गुरुकुल। एंड अगर आपको गुरुकुल की कोई भी पिक्चर्स या फिर कोई भी वीडियोस वगैरह चाहिए, ब्लॉग काइंड ऑफ समथिंग, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो आपको ये भी बताना है कि आपको मेरी एक्सपीरियंस कैसी लगी एंड आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा एंड आपको इसमें क्या नया सीखने को मिला। एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।